बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की बरियत के खिलाफ नाब अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था, इसीलिए सुरखरू हुआ हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी अपना 2 रोज़ा कुवैत का सरकारी दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हो गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की 11 साल कैद की सज़ा कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। नैब के पास कोई सबूत नहीं थे और नैब ने कहा कि जी ये तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है और उस पर हमने जो ये रेफरेंस बनाए थे ये इसलिए बनाए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, वरना हम ये ना बनाते। ठीक है, तो इस बुनियाद पे वो रिहा हो गए। और दूसरी तरफ जो है वो अभी ये देखें, अब ये रह गए हैं अब से मेरा ख्याल है 66-67 दिन रह गए इलेक्शंस में जी। तो अब उससे पहले क्या सूरत हाल बनती है, इलेक्शन से पहले किस तरह जाते हैं मामलात, किस तरह सब बंदी होती है, सादा अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि वो उनके मेरे कुछ उनके सीनियर रहनुमाओं से बात हुई तो वो वजारतें वगैरह भी इवन फाइनल कर रहे हैं इस वक्त। तो वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो उनको कम से कम इत्तेहादी उनके साथ आएँ, लेकिन वो बात बहरहाल सबसे करेंगे। और इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उनके उन्होंने ज़ाहिर है कि बल्ले का निशान बचाना था इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब को मुबारक हो, उनको बतौर चेयरमैन उनका नाम जो है वो सामने आ गया है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं इंतहाई ज़बरदस्त वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी। और ये 2023 है ना जी, 2023 का अख्तिताम हो रहा है, तो ये पिछले साल ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उससे पहले ही पीपल्स पार्टी में थे। और ये जो है ये परवेज़ खटक साहब के बड़े बहुत करीब हैं, जो कि अब खुद नहीं है, तो परवेज़ खटक साहब भी इनको लेकर आए थे। तो अब ये है कि ये परवेज़ खटक साहब इनको लाए थे, ये परवेज़ खटक साहब हैं नहीं, लेकिन ये खान साहब के ज़ाहिर करीब हो गए बहुत ज़्यादा और बहुत उनके मुकदमात में और वैसे ज़हीन अच्छे मुकर्रर हैं, सब कुछ हैं। तो ये जो हैं ये अब चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के। और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के जो लतीफ़ खोसा साहब ने बात की या बाकी लोगों ने बात की, उसके चेयरमैन तो खान साहब ही हैं, लेकिन ये इसमें कोई निगरां जो बात अली ज़फ़र साहब ने थोड़ी सी ढारस बंधाई है ना, ये निगरां काबीना की तरह कोई निगरां चेयरमैन नहीं होता, ये मुकम्मल चेयरमैन ही होता है। ये इसी तरह से होता है जैसे अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं, वो निगरां सदर नहीं है। तो ये मुकम्मल इलेक्शन कमीशन में जब ये इंतखाब होगा तो ये चेयरमैन ही इलेक्ट होंगे उसमें, सही ठीक है, चेयरमैन ही उसमें इनको मुंतखब किया जाएगा मुकम्मल ताकत के साथ, मुकम्मल पावर के साथ। उसमें ऐसा ये नहीं, ये तो ठीक है बात कही जा रही है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें एक ख़ास मुद्दत इतने सालों तक इलेक्ट हुए और इलेक्ट होने के बाद मुकम्मल ताकत के साथ फुल पावरफुल वो चेयरमैन होंगे बैरिस्टर गौहर साहब। ठीक है, ज़ाहिर है कि वो अब मशवरा वगैरह लेंगे, क्योंकि मतलब है कि ज़ाहिर है कि वो अब हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो जो बात है ना कि निगरां नहीं होता इसमें कोई, इसमें जो है वो मुकम्मल जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे तो क्या उसमें निगरां चुनेंगे आप? नहीं, उसमें मुकम्मल जो है वो चेयरमैन के इख्तियारात होंगे। और उसमें जो
मेरा ख्याल है कुछ तंजीमी तौर पे इनके एक दो जो रहनुमा हैं उनको इस बात का अंदेशा है। फैसला तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो खान साहब हैं उनसे पूछ के ही करेंगे सारे, और यकीनन उनसे रहनुमाई लेंगे, लेकिन एक अपनी भी इनकी ज़ाहिर है कि ख़ुद भी बाहर रह के समझते हैं मामलात को। तो कुछ तब्दीलियाँ वगैरह आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के हवाले से तंजीमें वगैरह कुछ तोड़ना, कुछ मुल्क के अंदर तब्दीलियाँ आगे पीछे, वो शायद ही करेंगे, क्योंकि यही फिर ब्रीफ करेंगे खान साहब को, और मुकम्मल तौर पे इख्तियारात फिर इनके पास होंगे। सही। तो और ये देखें, ये इतना ज़्यादा संजीदा होता है ना ये मामला, इंटर पार्टी इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन में फुल पावर के साथ आना, कि आप ये देखें कि वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनानी पड़ी थी। अभी तक जरदारी साहब कहते हैं कि टिकट वहीं से इशू होता है। अब जो भी कर लें, मतलब है कि वो फुल पावरफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है, फैसले सारे नवाज शरीफ साहब ही करें, लेकिन ये नहीं है कि निगरान, ना 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 ना, उस वक्त तक जब तक कि खान साहब की वापसी नहीं होती, ये बस तहरीक इंसाफ अपने ज़हन में रखे, और उनको रखना भी चाहिए, ठीक है। तो और इस मरहले पे आपस के अंदर कोई ऐसे धड़ेबंदी भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उनका अपना, उनके फैसले हैं, वो खुद जिस तरह से भी करें। देखना ये है कि मुल्क ने आगे किस तरह से जाना है। बाहर से सरमायाकारी की खबरें आ रही हैं, ठीक है, और उनके क्या असरात मुरतब होते हैं, कब तक वो चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, मुल्क के मामला। तो एक बड़ा, ये जब चलेंगे, अब मैंने कहा ना ये रोज़ की खबरें, आगे जब इलेक्शन तक जाएगा मामला, और वो तो हम उस पर तज्जिया करते रहेंगे दरमियान में। तो ये हिकमत अमली बहरहाल अब सियासी जमातें बना रही हैं। कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस है, उस पर बिलावल साहब और जरदारी साहब खिताब करेंगे। वो क्या खिताब होगा, क्या होगा, तो ये अब एक ज़ाहिर इलेक्शंस की तरफ किस तरह, किस शक्ल में जाते हैं, वो देखना है सारी सियासी जमातें। और इसी दौरान जो है वो मैं फिर दोबारा ही बात कर रहा हूँ कि इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा। सियासी इस्तेहकाम बहुत अहम है, और सियासी इस्तेहकाम इस वक्त, यानी आप सोचें कि अदालतों में या ये जो मुकदमात चल रहे हैं उस हद तक है, लेकिन सड़कों पे कम से कम एक ठहराव है इस वक्त, और अदालतों के फैसले भी माने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो ये अदालतों के मामला अदालतों में ही चलें कानूनी तौर पे ही तो बेहतर है, बजाय इसके कि सड़कें बंद हो जाएं और ये हो जाए। तो वो कम से कम वो सूरत हाल इस वक्त नहीं है। कुछ फैसले ज़ाहिर है ऐसे हैं जिन पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो हमेशा उठते रहे हैं, उनको अपील्स हैं, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं। तो देखें अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ होना है इंतखाबात से पहले। तो ये जो दूसरा मामला है कि ये आने वाले दिनों में तो ये देखते हैं कि किस तरह बात आगे जाती है। दो तीन बातें इसमें ऐसी हैं जो फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर जिनका असर हो रहा है, असर बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि जो बाहर से सरमायाकारी हो रही है, और वो ज़ाहिर है कि वो बराह रास्त मशरूत है मुल्क के अंदर मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम के साथ, और लॉन्ग टर्म सरमायाकारी है। अब उसमें ज़ाहिर शराइत हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें जो भी कुछ हो रहा है, मतलब हम असल में एक आप समझें कि एक यानी जब से पाकिस्तान बना है, आज़ादी हासिल की है, तो उसके बाद से शायद ये पहली दफ़ा पाकिस्तान ये इस तरह से हो रहा है कि दुनिया जो है वो, मतलब पाकिस्तान एक मखसूस ब्लॉक की तरफ आपको जाता नज़र आ रहा है। सही। जो ब्लॉक असल में किसी का दुश्मन नहीं है, यानी वो अगर ब्लॉक आपको थोड़ा सा चाइना की तरफ नज़र आ रहा है, या अरब ममालिक हैं, या ग्लोबल साउथ में वो है, या ब्रिक्स में एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो अमेरिका या यूरोप के या किसी और मुल्क के अगेंस्ट है, बल्कि सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है हैरान कुन हद तक कि उसमें पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। देखें, ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अब उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनको अपने मामला ठीक करने होंगे, उनको अपने मामला ठीक करने होंगे, और अगर वो अपने मामला ठीक नहीं करेंगे तो उनके मामला बिगड़ जाएंगे। और मैं आपको सिर्फ एक ये मिसाल बताऊं कि अफ़गानिस्तान की
हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे बरादर मुल्क है, हमारा पड़ोसी है। ये जो भी मामलात हो रहे हैं और जो भी टीटीपी और उनके वहाँ पे, उसको वो ठीक करें। आप ये गौर करें कि पाकिस्तान के साथ उनके मामलात ठीक नहीं है। वो ओआईसी में भी नहीं आए, उनको ओआईसी में नहीं बुलाया गया, उनको तमाम अरब ममालिक के अंदर उनको नहीं बुलाया गया, जो इस्लामी और अरब ममालिक। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि ये बात, मतलब वो क्रिकेट टीम तो खेल रही है उनके लिए, वहाँ वो नहीं थे। तो ये बात उनको देखनी है कि भाई हमने जो है वो ठीक रखने मामलात अपने, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और पाकिस्तान जो है वो उनके लिए कोशिश करता रहा है, अभी भी करेगा हर जगह। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना कि दहशत गर्दी हो रही हो और वहाँ पे उसको, मतलब इसको उनको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। कोई रास्ता नहीं है के बजाय मतलब कि इस मामलात को मज़ीद वो उलझावा दे। ज़ाहिर है उनके लिए भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, आइसोलेट हो जाएंगे टोटल। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये 3-4 बातों पे बहुत गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि बड़े वाक़यात हो रहे हैं और अचानक हो रहे हैं, चंद घंटों के बाद जो है वो फिर दोबारा यानी कल तक ख़त्म हो जाएगी वही जो है वो जंगबंदी जो है, आर्जी जंगबंदी, जिसको ह्यूमैनिटेरियन पॉज कहते हैं, कोई सीज़ फायर, जो भी बड़ा मसला चलता रहे, जो भी नाम दें उसको। अच्छा, लेकिन ये है कि उसको आगे वो की जा रही है, और वो जो है वो आगे मेरे ख्याल से उसमें 2 दिन भी हो सकता है, उसमें 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ये जंगबंदी आगे हो जाएगी। और ये आगे होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो कल बेल्जियम में नेटो का उन्होंने इजलास किया। नेटो के इजलास में वही जो मैंने बात की थी, कोसोवो और सर्बिया जो है उसके साथ वो रशिया है और कोसोवो के आपस में मसला चल रहा है, उसका कोई हल अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कल से आगे 2 दिन जो हैं उन्होंने, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसराइल आना है। ये दिन में इसराइल आने से पहले वो वहाँ पे जो है वो मैसेडोनिया में इजलास हो रहा है, और इजलास जो है वो मैसेडोनिया में हो रहा है OSCE का। ये OSCE जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये 1975 में बनी थी, ठीक है, और इसमें 73 मुल्क हैं। अच्छा, ये सर जंग में बनी थी, सर जंग में 73-74 में कहीं ये बन गई थी। और ये जो है ये यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका भी है, इसमें कई वस्ती एशियाई ममालिक भी हैं, इसमें बरतानिया भी है। तो ये जो है इसमें इसका 73 ममालिक हैं इसका, तो ये बड़ा फोरम है जी। तो इसका इजलास हो रहा है। अब ये बात बड़ी वाहम है, इसका इजलास हो रहा है नॉर्थ मैसेडोनिया में हो रहा है, और इसका जो इजलास है वो उस इजलास में सारे मुल्क शरीक हो रहे हैं, सारे मुल्क शरीक हो रहे हैं। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव, वो भी आ रहे हैं, और ये पहला मौका होगा यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कि उनका और वो और सेक्रेटरी ब्लिंकन एक किसी इजलास में शरीक होंगे। अच्छा, ये अब क्या इसमें बात अहम है? अहम बात ये है कि यूक्रेन ने बायकॉट कर दिया इसका। यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन ने पूरी कोशिश की, अमेरिका को इतना कहा कि खुदारा आप यहां पर मत आएं, क्योंकि यहां पे तो लेवरोव आ रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से जवाब आया, नहीं कोई बात नहीं है, लेवरोव आ रहे हैं तो ठीक है। यूक्रेन बायकॉट कर गया, यूक्रेन बायकॉट कर गया, और उनके साथ जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्कन नहीं, बाल्टिक ऊपर, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो जिनको यानी जो कि नेटो के ममालिक हैं और जिनको नया नेटो कहते हैं, ठीक है ना, नया नेटो भी कहते हैं, और ये EU के भी मेंबर्स हैं, और ये जो हैं ये,
और ये बिल्कुल, तो ये 3 भी बाइकआउट कर गए और चौथा यूक्रेन बाइकआउट कर गया। लेकिन बाकी जो आप समझें कि कोई 69 कंट्रीज़ जो है वहाँ पे उनके। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पिछले साल ये इजलास पोलैंड में हुआ था, तो यूक्रेन ने जो है वो पोलैंड में इजलास हुआ तो लेवरोव को नहीं आने दिया था पोलैंड ने। ये पहला मौका है कि एक ऐसे मुल्क में वो आ रहे हैं लेवरोव, जो कि नेटो का मेंबर है, नेटो के मेंबर में आ रहे हैं, और उनके आने के लिए, अच्छा उस वक्त पोलैंड ने कहा था कि एक तो ये कि पाबंदी है, कोई रशियन लेवरोव ट्रैवल नहीं कर सकते, दूसरा ईयू की पाबंदी है, और तीसरा ये है कि सब नहीं, बाकी सारे यूक्रेन था, सारे थे, सब गोलगप्पे खा रहे थे बैठ के वहाँ के, जंग जीत गए। अब ये 2023 का, तो बल्गारिया ने ख़ास तौर पे अपनी फ़ज़ाई हदूद खोली हैं। इससे पहले बल्गारिया की फ़ज़ाई हदूद बंद थी, आज उन्होंने फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं रात को, कि लेवरोव जो हैं वो फ्लाई करें और वो मैसेडोनिया में उतरें। और मैं ये जुमला बार बार जो कहता हूँ ना, थ्रो अंडर द बस, ये ज़ेलेंस्की तो मतलब उनको तो तुम तो बैठो ना साइड पे जाके, ठीक है, और दुनिया के मसले बहुत हैं। तो लेवरोव से मिलने के लिए कई यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी, उनके वज़राए ख़ारजा भी उनसे मिलने जा रहे हैं। ये भी अफवाहें फैली हुई थी कि अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने इतना तो कहा ना कि ज़ेलेंस्की को एक तरफ कर दिया और लेवरोव को आने दिया। पिछले साल लेवरोव नहीं आए थे पोलैंड में, इस साल आ रहे हैं मैसेडोनिया में, इसी समिट में। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो यूरोप के 2 मुल्कों ने, और ये फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 5th स्लाइड, कि यूरोप के 2 मुल्कों ने जो है, जिनमें बेल्जियम और फ्रांस हैं, ठीक है, उन्होंने वो 20% LNG वो रशिया से ले रहे हैं। 20% LNG रशिया से लेना शुरू कर दी है। वो रशिया जिस पे ईयू ने पाबंदियां लगाई हुई थी, जिस पे पाबंदियां थी, और यूके और नेदरलैंड में बैन है, लेकिन वो, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो जो है ना, ये ऐसा है कि ये ट्रांसशिपमेंट्स हैं, मतलब ये जहाज़ इधर आते हैं, बंदरगाहों से आगे निकलते हैं हमारे। लेकिन आप ये देखें 20% जो रशिया की गैस है LNG, वो अब आना शुरू हो गई है। और ये शिपिंग वॉच ने इस पर बड़ा अच्छा लिखा है, 7वीं स्लाइड उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि 1/5 ऑफ द रशियन LNG रीसोल्ड थ्रू, मतलब EU में खुल गई हैं, पोर्ट्स खुलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। और अब हंगरी के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे, शायद बेल्जियम के भी करें लेवरोव से, शायद इटली के भी करें, शायद जो है वो और मुल्कों के, कई यूरोपीय ममालिक के वज़रा। यानी आपका ख्याल से कि वहाँ पे जो लेवरोव में अकेले घूमते रहेंगे? नहीं, कई मुल्कों की तरफ से, कई मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात करेंगे। एक ग्रुप फ़ोटो उतरेगा जिसमें एक तरफ ब्लिंकन खड़े होंगे, एक तरफ लेवरोव खड़े होंगे, और ज़ेलेंस्की गायब होंगे। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? मतलब ये क्या है? और पैसे भी रुक गए, पैसे भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसराइल में तो जंग, पैसे भी रुक गए। तो ये हुआ है यूक्रेन के साथ, ठीक है। 20% LNG यूरोप से जा रही है, खुल गया यूरोप, गैस वगैरह अब आहिस्ता आहिस्ता वो शो नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल, जंग को कहते हैं बस ठंडा करो इसको, जो हो गया सो हो गया। और ये अब किन कंडीशंस के ऊपर वो सरेंडर करेगा यूक्रेन, चाइना आएगा बीच में, क्या होगा? रशिया तो जाहिर है कि अपना मतलब काउंटर वाला जो खेल था वो अब ख़त्म हो गया। मैसेज जाता है ना कि ज़ेलेंस्की ने कॉल की ब्लिंकन को कि अपना आए, ब्लिंकन ने कहा नहीं, इस साल मैं आऊँगा, पिछले साल लेवरोव को भी आने दें, अब खोल दें बल्गारिया अपनी एयर स्पेस। अच्छा, अब ये जो है, इससे अंदाज़ा होता है आपको कि अमेरिका जो है वो किस तरह से वो मतलब वो अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करता है। और ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर शटअप कॉल गई है नेतन्याहू को, बीबी नेतन्याहू को। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ शटअप कॉल, ये भी नहीं कह रहा कि रिक्वेस्ट हुई है, शटअप कॉल गई है कि
बस यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। ना अपने आप को ज़लील करवाओ ना हमें करवाओ मज़ीद, ठीक है। हर दूसरे दिन कोई हुती मिसाइल मार देता है, ठीक है। कभी कुछ सोमाली चढ़ जाते हैं जहाज़ के ऊपर, मतलब बस करो, ठीक है ना। कभी हम वो सीरिया पे अटैक कर रहे हैं, कभी दोबारा उसमें कर रहे हैं, तो बस कर दो। तो बीबी नेतन्याहू जो हैं वो परेशान है, उनका दिल अंदर से मचल रहा है कि मैं किसी तरह गज़ा को बिल्कुल ही सफ़ा हस्ते से मिटा दूँ, फ़लस्तीन का नाम ही गायब कर दूँ, लेकिन मसला उनके लिए ख़राब हो गया। और जो CIA चीफ़ हैं, वो CIA चीफ़ विलियम बर्न्स जो हैं वो हैं जनाब कतर में, और उनके साथ जो हैं वो डेविड बार्निया को बिठाया हुआ है अभी तक, जो कि मोसाद के चीफ़ हैं, और साथ ज़ाहिर है कि दूसरे चीफ्स भी बैठ के इसको फाइनलाइज कर रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ही आके जो अनाउंस करें, तो उससे पहले पहले कुछ हल तो निकले। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने UAE जाना है, कैमिला हैरिस भी वहाँ पे आ रही हैं, पोप शायद नहीं आ रहे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन इसी दौरान जो CIA चीफ़ हैं, ठीक है, जो बैठ के वहाँ पे कावा शावा अच्छा खाना वाना खा रहे होंगे कतर में बैठ के, हो सकता है हमास के साथ ही गपशप लगा रहे हो, तालिबान के साथ मिल सकता है अमेरिका, मुज़ाकरात कर सकता है ज़ल्म खलीजा, तो हमास के साथ नहीं कर सकते क्या? कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सकता है मोसाद वाले को बाहर बैठाया हो। तो इसी दौरान जनाब CIA चीफ को खबर मिलती है, और ख़बर जो है वो उनके लिए कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि खुशाइन ख़बर नहीं है। मतलब वो ख़बर ऐसी है कि जिसको वो देख के ज़रा सोच रहे होंगे कि ये एक मिनट ठहर जाओ, ये CIA है, ये स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है, CIA। और 13 स्लाइड, CIA की डिप्टी डायरेक्टर वॉशिंगटन फ्री बेकन, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स की अगर ख़बर देखें, इसकी हेडलाइन देखें दोबारा, ये इनको बताया जा रहा है कतर में कि मोहतरम ये ब्लिंकन नहीं है, ये आपकी डिप्टी डायरेक्टर, ये 1999 से CIA में है। यानी ये मतलब इनकी ये जो तस्वीर है ये मेरे ख्याल से चंद साल पुरानी होगी या चंद दहाइयों पुरानी होगी। ये 1999 से CIA में काम कर रही हैं, और ये अफ्रीका और ये आसियान मुल्क और इधर उधर ही काफ़ी जगह इन्होंने अपना जनाब वहाँ पे वो अजीब सी पोजीशन हो गई है। और उसके बाद NBC न्यूज़ ये दे रहा है खबर, अभी ब्रेक कर रहे हैं NBC न्यूज़ 15वीं स्लाइड, कि CIA ने वार्न किया है, 15वीं स्लाइड, वार्न किया है अपने स्टाफ को एक घटिया हरकतों से बाज आ जाओ, कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उन्होंने भी फ़लस्तीनी झंडे लगानी शुरू कर दिए। अब मुझे बताएं कि ये कहते हैं ना ए मेरे मौला की पै गया रौला, ये क्या है? ये CIA है, ये स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है। उधर ब्लिंकन, इधर इधर बगावत हो गई। तो ये जो सूरत हाल है इसको अब अमेरिका ने निपटाना है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो वांग यी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा 2 रियासती सोल्यूशन, मुस्तकिल जंग बंदी और 2 रियासती सोल्यूशन। अब सवाल यह है कि ये 2 रियासती सोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा? जी, 2 रियासती सोल्यूशन ये है कि एक इसराइल होगा और एक फ़लस्तीन होगा। चंद मिनट में लूँगा इसके ऊपर। एक इसराइल होगा, एक फ़लस्तीन होगा। अब सवाल यह है कि इसराइल किधर होगा, फ़लस्तीन किधर होगा? क्योंकि अगर तो हम यानी देखें, अगर तो हम चले जाएं ना 1948 पे, 1947 में ऐलान हुआ, 48 के अंदर इसराइल का ऐलान हो गया, उसके बाद ये जंग छिड़ गई, उसके बाद वो बहुत सारे इलाके और निकल गए। यूनाइटेड नेशंस ने थोड़ा इसराइल दिया था, वो जंग के बाद जो है वो इसराइल जंग जीत गया तो और इतना बड़ा हो गया साइज़ में, जो इतना था इतने से इतना हो गया, और वो नपका हुआ, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी दरबदर हो गए। अब जो है वो उसके बाद ये 67 की जंग हुई, 67 की जंग हुई तो इसराइल इतने से इतना और बढ़ गया, वो 4-6 जितने भी अरब ममालिक थे वो भी हार गए, तो इतना हो गया। उसके बाद जब ओस्लो का माहिदा हुआ, उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं ये
2 रियासतें होंगी और 2 रियासतों के जैसी 2 रियासतों का मुआहदा साइन हुआ ये 93 में, जिसमें बेगन और यासिर अरफात और बिल क्लिंटन थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 रियासतें होंगी, साथ साथ होंगी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी तब तक काम करेगी और बाकी बातें बाद में। लेकिन अभी बस फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी, ये होगा, बाकी बातें बाद में। लेकिन वो चूँकि अमल नहीं हुआ तो पहली इंतफादा, दूसरी इंतफादा, उससे लेके आज तक। और इसराइल ने साथ ही मगरबी किनारे के ऊपर अपनी वो बनानी शुरू कर दी जो उनकी तामीरात वगैरह हैं। अब यहाँ मसला ये है कि 2 रियासतें कहाँ कैसे होंगी। देखें, एक पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब इसमें पहली बात तो ये है कि जो फ़लस्तीनी हैं वो फ़लस्तीनी, अगर फ़लस्तीनी रियासत बनती है, पहली बात तो ये कि उसकी सरहद क्या होगी। उसकी सरहद क्या 1948 वाली होगी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी और जो अरब हार गए थे जंग में, या 67 वाली होगी। अच्छा, 67 वाली अगर होती है तो फिर आपको बहुत सारी आबादियां वहां से उखाड़नी पड़ेंगी और यरूशलेम का फैसला करना पड़ेगा कि यरूशलेम को, क्योंकि यरूशलेम में जो तीनों मज़ाहिब के जो अभी तो वो इस तरह से है ना कि वो देखता है, जॉर्डन देखता है उनको, लेकिन जब रियासत बनेगी और दारुल हुकूमत बन जाएगा वो यरूशलेम, फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, तो इसको तो ये नहीं है डिस्कशन में, वो तो इसको क्या यरूशलेम को तकसीम किया जाएगा। अच्छा, यरूशलेम को अगर मगरिब और मशरिक में आप इस तरह तकसीम नहीं कर सकते जिस तरह हम नक्शे पे दिखाते हैं। ये ऐसे गड़बड़ हैं, अगर कोई लोग जो भी गए यरूशलेम वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि वो ऐसे हैं, यानी जिस तरह नक्शे पे बहुत दफ़ा आपको नज़र आती है ना चीज़ें कि यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन आप यरूशलेम में जाएँ तो लकीर नहीं खिंच सकती, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल इधर से एक तरफ दूसरा मुकद्दस मकाम मज़हब का, तीसरे मज़हब का मुकद्दस मकाम, तो इस तरह से ऐसे। तो यरूशलेम का क्या होगा उस, ठीक है, यरूशलेम क्या उधर आधा उधर होगा, आधा इधर होगा, दूसरा मसला। फिर सरहदें कौन सी होंगी, 67 की सरहदें होंगी तो बहुत सारी आबादियां गिरानी पड़ेंगी आपको। फिर यह है कि आधा फ़लस्तीन इधर होगा मगरबी किनारे पे और आधा फ़लस्तीन गजा में होगा और दरमियान में इसराइल होगा, और उनके दरमियान क्या कोई पुल बनेंगे, एक रियासत होगी ना भाई। या तो आप उस तरह का मॉडल लें जैसे पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान था, बीच में इंडिया था, या फिर आप लें कि कोई नॉर्थ और साउथ कोरिया है, बीच में सरहदें मिलती हैं, या तो सरहदें नहीं मिलती, या तो बीच में इसराइल है। तो मगरबी किनारा और गजा तक कैसे पहुंचेंगे आप। अच्छा, अगर आप कहते हैं मगरबी किनारे में गैस सारी उधर है, पानी भी उधर है, ज़खायर तो सारे उधर हैं ऑयल के। अच्छा, अब मसला ये है इसमें फिर तीसरी बात कि क्या जो राइट टू रिटर्न है वो तो होगा रियासत को, फ़लस्तीनी रियासत को, क्योंकि फ़लस्तीनी जब दरबदर हुए 1948 में तो वो बहुत सारे तो चले गए लेबनान में बैठे हैं, साबरा शतीला में, कैंपों में, और बहुत बड़ी तादाद बैठी है उनकी लेबनान में, वो पनाह गुज़ी हैं। अब अगर उनकी रियासत बनती है और वो वापस आप किसी मुल्क बन गया, फ़लस्तीन आज़ाद हो गया, तो फ़लस्तीन आज़ाद, खुशियां मना रहे हैं फ़लस्तीनी कि हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है, हमारी मुल्क बन गया हमारा, तो वो अपने मुल्क नहीं आएंगे वापस, तो वो पड़े रहेंगे क्या वो दुनिया में जहां जहां दरबदर हो रहे हैं, तो वो अपने मुल्क में आएंगे। तो उनके आने के बाद तो इसराइल, मेरा ख्याल जो वहाँ पे जो उनकी अपनी आबादी है वो तो 0 कुछ मतलब पता नहीं कितने फीसद रह जाएगी, वो तो बहुत छोटी अकलियत होगी ना उस पूरे खित्ते में। इसराइल तो नहीं चाहता कि वो वापस आए। अभी इधर जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं उन्होंने ही रौला डाला हुआ है, देखिए ना। तो मसला ये है कि वो वापस आए, लेकिन यहां से पकड़ा हुआ दुनिया ने कि 2 रियासती सॉल्यूशन बनाओ, और 2 रियासती सॉल्यूशन के ऊपर आज यूनाइटेड नेशंस ने एक करारदाद मंजूर हो गई, किसी ने वीटो नहीं किया। अमेरिका की भी वही पॉलिसी है ना, जो राइटर्स की हम 20 स्लाइड कोट करते हैं, वांगली पहुंचे हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। यूएन कॉल्स फॉर इर्रिवर्सिबल मूव, 20 स्लाइड राइटर्स की तरह दिखाइएगा। यूएन कॉल्स फॉर इर्रिवर्सिबल मूव टूवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ इसराइल क्राइसिस, फुल स्टॉप।
और इसका फैसला करेंगे आगे जब आएंगे यहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन। और सेक्रेटरी ब्लिंकन अब इस कतन इस मूड में नहीं है, और अमेरिका भी कतन इस मूड में नहीं है कि रोज चलते फिरते उनको कभी इधर से कोई हुती चुटकी बजा के निकल जाए, कभी कोई इधर से आ जाए। सबसे ज्यादा अगर किसी ने रिस्ट्रेन किया है इस वक्त, और बहुत अच्छा किया है, वो हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह के लोगों से उन्होंने जो बात आपस में हुई है वहां पे, मैं आपको खबर, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई नहीं होगी, हम इजरायली फौज से लड़ेंगे नहीं, हम वापस ले लेंगे पूरा इलाका के, हम आएंगे और आएंगे, बस खत्म। हमारा कोई मतलब वहां पे उनके 40-50 हज़ार लोग तैयार बैठे हैं, वो रिस्ट्रेन करके बैठे हैं, और झड़पें हो रही हैं शुमाल में यहाँ से, और उनको रोका हुआ है अमेरिकन ने, उनको रोका हुआ है। वो जो अमेरिकन मिले थे ना जाके वहाँ पे शुरू में कि आप रिस्ट्रेन करें अपने आप को, ईरान ने रोका हुआ है, अरब ममालिक ने रोका हुआ है। तो मसला ही अब इसका हल कैसे निकले, ये दो रियासतें कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, दरमियान में इसराइल होगा, क्या ब्रिज बनेंगे, क्या जॉर्डन से लोग इधर आएंगे, क्या बाहर जो मौजूद हैं फलस्तीनी उनको राइट ऑफ रिटर्न होगा, यरूशलेम का क्या बनेगा, गजा से लोग, अच्छा फिर होगा किसके अंडर, फलस्तीनी अथॉरिटी के अंडर होगा या हमास? फलस्तीनी अथॉरिटी तो डाई डाउन हो गई ना, वो तो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हमास से बात तो हमास से कर रहे हैं, ये फलस्तीनी अथॉरिटी कहाँ बैठी है कतर में? तो हमास के साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं? हमास ने तो ये मतलब लड़के जीती है ना जंग, ठीक है, तो लड़ी हुई जंग वो, और शहादत है वो बाद में 161 लोग अभी तक 161 लोग इसराइल कह रहा है कि हमारे उनके पास मौजूद हैं, वो थाईज और ये और ज़्यादा उम्र के लोग और रशियन छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन जो फौजी हैं और वो बाकी सारे पकड़े हुए हैं, और जंगबंदी हो गई है। अच्छा, अब जंगबंदी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जितने देर जंगबंदी चलती आगे, इसराइल को ख़तरा इस बात का, उर्दन के वली अहद होकर आ गए जी, जो कतर के वज़रा होकर आ गए, कई मुल्कों के सफ़ीर जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब है कि वो अब एक ऐसी पोजीशन है इसराइल की, और अमेरिका की भी वो पोजीशन है कि यानी आप सोचें ना कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि लेवरॉफ से ना मिलें, आप पिछले साल भी तो नहीं मिले थे ना, और वो कह रहे हैं, ब्लिंकन कह रहे हैं कि चुप खामोश, तो बैठे चुप करके, और EU 20% गैस खरीदना शुरू कर दी है रशिया से, सही हो गया। तो ये बीबी नेतन्याहू जो हैं, अब ये है कि ये जनीन में ज़ाहिर है कि अभी हमले हो रहे हैं, वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, सब कुछ हो गया है शुरू, लेकिन ये है कि अगले 2-4 रोज़ में जब ब्लिंकन पहुँचेंगे तो उससे पहले देखना ये है कि मोसाद का CIA के अंदर फ़लस्तीन का झंडा, एहलकार नहीं, डिप्टी डायरेक्टर CIA जी, ठीक है, तो सब ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले मुल्की सियासतनामे में बहुत सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं? सियासी मंजरनामा जो है उसमें अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो देखें ना, फैसले होने, इलेक्शन कमीशन, इत्तेहाद किस तरह बनते हैं, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आता है, फिर चैलेंज होते हैं, फिर ये अभी काफ़ी कुछ होना है, और सब बंदियाँ किस तरह से होती हैं, किसकी क्या कैलकुलेशन है, सब पार्टियां मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ इस वक्त रब्ता करेंगी किसी न किसी सतह पे, और कोशिश होगी कि क्योंकि जाहिर है कि सादा अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत या हुकूमत, ये अपनी ज़ाती राय, मुझे नहीं पता कि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या फ़ैसला करती हैं, लेकिन ये कि अगर कोई ऐसी हुकूमत हो जो कि जिसमें अगर इत्तेहादी भी हो लेकिन उसमें वज़रा कम हो, मतलब हमारा तो हम तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकते हैं कि वो 85-80 रुकनी ना हो जैसे पिछली बार बना था। इसीलिए ज़रूरी है कि एक पार्टी जो है वो कोई बड़ी पार्टी हो और उसकी इतनी अक्सरियत हो कि 1-2 इत्तेहादी 3 इत्तेहादी जो हैं वो उससे काम चल जाए, और वो भी ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा तंग ना करें हुकूमत साजी के लिए, कि वो पता चले कि बहुत ज़्यादा लोगों को आपको एक बहुत बड़ी आपको हुकूमत बनानी पड़ रही है, जैसे कि पहली दफ़ा। और शहबाज शरीफ साहब का मुझे उस वक्त इशू पता है कि वो किसी एक को भी हटाने की बात करते थे तो 10 लोगों की तरफ से बात होती थी कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो वो अच्छा खासा एक मसला था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में।
तो ये अब किस तरह से बनता है सारा सिलसिला, ये अभी इसमें काफ़ी देर है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें ये क्या फैसला होगा, ये 2 रियासती हल जो है, देखिए ना, अब ये 2 रियासती, अरब ममालिक ने कह दिया कि 2 रियासतें, यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया 2 रियासतें, पाकिस्तान का भी यही पोजीशन है। और बड़ा पाकिस्तान का स्टांस जो है वो, मैं थोड़ा सा इसको, एक तो ये कि पब्लिक, आज कराची में रैली देखी, सईद जमान साहब और ये जो सिविल सोसाइटी और बाकी सारे उसमें लोग शरीक थे, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, ये मुकम्मल तौर पे गैर सियासी रैली थी और बहुत बड़ी रैली थी। ये इसमें जो है ये देखना इसमें ये है सिर्फ कि ये 2 रियासतें कहाँ बनती हैं और कैसे अरब ममालिक के ज़हन में क्या है, वो जो बात कर रहे हैं अरब ममालिक, पाकिस्तान की भी पॉलिसी है, और पाकिस्तान का स्टांस जो मैं बतौर रियासत कहता हूँ ना, तो वो ठीक है, हुकूमत की तरफ से रवायती तो बयान कहते हैं ना, हम कह देते हैं कि जी फॉरेन ऑफिस से रवायती सा आ जाता है, बयान हमेशा आता रहे। मैंने कम से कम पहली दफ़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कश्मीर के साथ फ़लस्तीन देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, मतलब हमारा एक आप समझ लें कि हुकूमती, सियासी या निगरान जो भी सेटअप है, और एक स्ट्रेटेजिक या फौज का, और फिर सारी पार्टियों का, और फिर सिविल सोसाइटी का, इतना भरपूर स्टांस पाकिस्तान ने जो लिया है फ़लस्तीन पे, यह वह पूरी दुनिया ने लिया। इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट, मैं कह रहा हूँ स्ट्रीट, वो स्ट्रीट जो कि मगरबी ममालिक की स्ट्रीट है, यानी वो स्ट्रीट जो कि और वो लोग जो कि चाहे वो हिंदू हैं या चाहे, देखें तशद्दुद की तो कोई भी हमायत नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के, हर बंदा मज़म्मत करता है तशद्दुद की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की थी कि इसका पस मंज़र भी जानना ज़रूरी है। एक शख्स दूसरे को, किसी दूसरे आदमी को कत्ल कर देता है, पुलिस आके पकड़ लेती है, ठीक है, वो कातिल है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन ये कहानी खुलती है कि जिस आदमी को उसने कत्ल किया है, उसने उसके तमाम घर वालों के सर काटे थे, और उसके बाद उसकी जायदाद को आग लगा दी थी, और उसके बाद उसके बच्चों को भी मार दिया था, और उसके बाद उसकी जायदाद पे भी कब्ज़ा कर लिया था, और वो उसने आके तो इस चीज़ को अदालत सामने ज़रूर रखेगी कि अगर मैं इधर ये हुआ है तो उधर क्या हुआ है, ठीक है ना, आपको मतलब क्या, अच्छा वो छूट गया था, अच्छा वो सर वो बाहर घूम रहा था ना, तो इसने अपने कानून हाथ में ले लिया, तो अदालत कहेगी उसको पकड़ के लाओ। मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आज़ाद अदालतें हैं, कि उसको पकड़ के लो, अच्छा वो घूम रहा है बाहर अभी तक, जी सर वो रिश्वत खिला के इधर उधर पड़ोसियों को, चौधरियों को मिला के दुनिया के घूम रहा है। तो बात ये सारी कि उस वाक़यात का पस मंज़र जानना ज़रूरी है। जो लुच्चे लफंगे हैं, गुंडे बदमाश, ठीक है, ये जो मंगल बाग टाइप इधर बन गए थे पाकिस्तान में जी, तो उनको तो वो तो किसी खाते में नहीं आते ना, और वैसे भी इंसानी ज़िंदगी जो है वो लेने के ऊपर, अब पूरी एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो पूरी इंसानियत ये हमारा, लेकिन पस मंज़र ये तशद्दुद को ख़त्म करने का रास्ता क्या है, ये है कि पूरे आपने वहाँ पर मतलब एमिट कर दिया सारे के सारे गज़ा को, इसलिए कि इनकी आबादी कल को 2 रियासती सोल्यूशन बने तो इनकी आबादी इतनी कम हो जाए कि मतलब देखें ये जो बातें करते हैं ना, ज्यूज अलग हैं, ज़ायनिस्ट अलग हैं, ठीक है, जैसे आपको मुसलमानों में भी तो नज़र आता है ना कि मुसलमान जो बात करते हैं कि जी ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसमें दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करो, दूसरे मज़ाहिब जो इब्राहिमी हैं उनका भी करो, दूसरे जो नहीं है उनका भी करो, मतलब हिंदुओं के साथ भी कैसे ताल्लुक़ रखना है, ईसाइयों के साथ कैसे रखना है, दूसरे फ़िरक़ों के साथ कैसे रखना है, मसालिक के साथ कैसे रखना है, मतलब ठीक है ना, बुद्ध मत के लोग हैं, ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही रेडिकलाइज हो जाएं। तो ये जो हैं ये एक ज़ायनिस्ट, ये अलग लोग हैं सारे, इनको मज़ाहिब के ये, लेकिन इशू ये है कि ये ज़ायनिस्ट जो हैं इनको, इसीलिए ज्यूज़ कितनी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। ये मुझे बताएं कि ये CIA के डिप्टी डायरेक्टर, कुछ इसने देखा है ना, मतलब इसको इसी के मदरसे में पढ़ी है भाई, इसको रेडिकलाइज किया, ये हमास के पास रही है,
इसने पूरी दुनिया देखी है ना। जी बिल्कुल। सीआई, इसके सामने एनालिसिस आया होगा ना, इसके सामने पेपर, ये आपको पता है कौन सी खातून है? ये वो खातून है जो प्रेसिडेंट बाइडेन को जो रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी होती है ना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसने क्या कुछ देखा होगा जो उसका जहन बनाए कि जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के साथ। देखिए बात यह है कि वो एक जगह तक आप जा सकते हैं, सवाल यह है कि फार्मूला कैसे आएगा, ये रियासत अब कैसे बनेगी जी। गजा और मगरिबी किनारा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी, यरूशलेम, बाहर से लोग आएंगे क्या, जगह कहाँ है, क्या जो सीना का इलाका है वो वहाँ पर वो जाएगा, ये सारे वो सवाल आते हैं। गोलान की पहाड़ियों पे आगे पीछे दाएं, तो ये वो सारे इश्यूज हैं जो आने वाले दिनों में, अब चूंकि स्टांस ले ही लिया है अमेरिका ने भी और अरब ममालिक ने भी, OIC ने भी और पूरी दुनिया ने, मैक्रोन ने बहुत आगे, वो फ्रांस और कुछ यूरोप के मुल्क तो बहुत आगे गए हैं इसमें। सही। और भारत से भी उनकी जाहिर है कि जो आम लोग हैं वो इस जुल्म देख के उनका तो दिल जो है वो काफ़ी अफसरदा है। लेकिन ये है कि ये इसका हल अब क्या निकलेगा, ये अगले 3-4 दिनों में फॉर्मूला सामने आएगा कि 2 रियासतें तो बड़ी अच्छा है कहना, वो बनेंगी कैसे और कहाँ बनेंगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।